ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है मैं आपके लिए क्या। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त महाकुंभ पर है। महाकुंभ में आज 1 करोड़ लोग मौजूद थे और उस वक्त महाकुंभ में लग गई आग। लेकिन ये आग हादसा है या फिर कोई साजिश है, सवाल ढेरों उठ रहे हैं। ये महाकुंभ की आप तस्वीर देख रहे हैं, रोज लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। आज खुद 1 करोड़ लोग महाकुंभ में मौजूद थे। हुआ क्या महाकुंभ में मैं आपको बताऊं, अगली तस्वीर देखिए। महाकुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं तो हजारों तंबू लगे, हजारों टेंट लगाए गए हैं। लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, अखाड़े के लोग रुक रहे हैं, महामंडलेश्वर रुक रहे हैं, साधु संत इसमें रुक रहे हैं। इन्हीं तंबुओं में लग गई आग। तस्वीर देखिए अगली, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तंबुओं में जिस वक्त आग लगी उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है 200 तंबू जलकर खाक हो गए आग लगने के बाद। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाकुंभ में आग लगी है। बताया जा रहा है सिलेंडर फटा है, उसके बाद ये आग लगी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में ही मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त आग लगी। योगी खुद महाकुंभ में जायजा लेने पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। योगी महाकुंभ का खुद जायजा ले रहे थे, लेकिन आग लगी है रेलवे ब्रिज के नीचे जो तंबू लगे थे। देखिए, रेलवे ब्रिज ऊपर से जाता दिखाई दे रहा है, नीचे जो टेंट लगे हैं उसमें ये आग लगी है। ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देखिए ट्रेन से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने भी वीडियो बनाया है। उनके मोबाइल कैमरों में भी ये तस्वीरें कैद हुई है, क्योंकि ऊपर से ही रेलवे ब्रिज है और नीचे आग लगी हुई थी। ऊपर ब्रिज से ट्रेन गुजर रही थी तो ट्रेन के गुजरते वक्त जो मुसाफिर ट्रेन में सवार थे उन्होंने अपने मोबाइल कैमरों में इस आग को कैद किया है। ये देखिए नीचे आपको आग नजर आ रही है, ये उनके मोबाइल कैमरों में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया मौके पर, क्योंकि पहले से दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद थी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ में थे तो योगी खुद उस जगह पर पहुंचे जहां आग लगी थी। तो योगी पहुंचे उस जगह पर। यह खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जानकारी है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को फोन लगा दिया। महाकुंभ में जो कुछ हुआ, जो आग लगी, उसकी जानकारी पीएम मोदी ने योगी से ली। इस बीच साधु संत उन तंबुओं में रह रहे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक साधु संत के 1 लाख रुपए रखे थे, वो रुपया जलकर खाक हो गया है। ये आप देख रहे हैं, नोट पूरी तरह से जल गए हैं। लगभग 1 लाख रुपया बताया जा रहा है जो जल गया है।
लगी आग और देश भर में हड़कंप मच गया। साधु संतों से लेकर लाखों करोड़ों भक्त तक सन्न रह गए कि मेले में आग लगी कैसे। जिस आग ने मिनटों में सैकड़ों टेंट स्वाहा कर दिए, क्या वो कोई हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? मतलब हर जुबान पर यही सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में आग लगी कैसे, या किसी ने जानबूझकर लगाई। प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था करी है उसकी आज महाकुंभ मेले में पोल खुल गई है। अपने शासनकाल में याद करिए उस कुंभ को जिसमें भगदड़ हुई थी। अपने कार्यकाल को याद करिए और आज बदनाम करने का प्रयास मत करिए। यह सवाल इसलिए भी गहराने लगा क्योंकि आग की लपटें बुझने भी नहीं पाई थीं कि महाकुंभ को लेकर सियासी आग भड़क उठी। इंतजाम और आग के बहाने कुंभ पर सवाल और बवाल शुरू हो गया। कि योगी जी को, मुख्यमंत्री को जब जाना पड़ रहा है तो अपने आप में यही बड़ी घटना की योगी, मतलब इसका मतलब नीचे का पूरा प्रशासन फेल है। जो हादसा हुआ है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक नागरिक बहुत दुखी है। अब सवाल यह है कि आखिर महाकुंभ में आग लगी कैसे, कैसे आग लगी और आग इस कदर भड़क क्यों गई। देखिए जरा, आग का तांडव जो देखने को मिला यह है महाकुंभ में लगे हुए टेंट जिसमें आग लगी। मेले के 7वें दिन अचानक दहशत मच गई और मेला क्षेत्र के एक इलाके में अचानक भीषण आग लग गई। सेक्टर 19 का शास्त्री ब्रिज इलाका भीषण आग से घिर गया। आग की लपटें और धुआं पूरे मेला परिसर में दिख रहा था। बड़ी अनहोनी की आशंका से हजारों भक्त कांप उठे। बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त सिलेंडर में धमाका हुआ जिससे आग भड़की और गीता प्रेस समेत कई टेंट तक पहुंच गई। आग से टेंट में रखे हुए 2 से 3 सिलेंडर और फट गए। इससे आग की लपटें और ज्यादा तेज हो गईं। आशंका यह है कि आग में करीब 200 टेंट जलकर खाक हो गए। एक सन्यासी के 1 लाख रुपए के नोट भी जल गए पूरी तरह से। आग की खबर मिली तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में आ गए। प्रशासन, फायर विभाग को फौरन आग बुझाने के निर्देश दिए गए। देखते ही देखते फायर ब्रिगेड की करीब 20 गाड़ियां पहुंच गई थी मौके पर। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और 1 घंटे के अंदर भीषण आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत यह रहा कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ है। महाकुंभ में आग से सुरक्षा के लिए 132 करोड़ के इंतजाम किए गए। फायर ऑपरेशन के लिए 4 आधुनिक अग्निशमन वाहन लगाए गए। इन्हें वाटर टॉवर भी कहा जाता है जो 35 मीटर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यानी अगर आग की लपटें 35 मीटर ऊंची होंगी तब भी महाकुंभ में भी आग बुझा दी जाएगी। ऊंची बिल्डिंग, ऊंचाई वाले टेंट की आग बुझा सकते हैं ये टावर। 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहले से तैनात हैं। 2000 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारी ऐसे हालात के लिए मुस्तैद हैं। महाकुंभ में 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए। फिर भी इतनी भीषण आग कैसे लगी, इसकी जांच होगी। अब आपको दिखाता हूं आग लगने के बाद क्या हुआ। आग लगने के बाद की तस्वीर देखिए जब फायर ब्रिगेड पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, आग को किस तरह से बुझा लिया गया है। धुआं चारों तरफ आपको नजर आ रहा है। ये वही रेलवे ब्रिज आप देख रहे हैं जिसके ऊपर से ट्रेन जा रही थी। बताया जा रहा है जो लोग ट्रेन से जा रहे थे सबसे पहले उन्होंने ही आग को देखा, अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। उन्होंने ऊपर से तंबुओं में आग लगते हुए देख ली थी। और उसके बाद देखिए आग लगने के बाद क्या हालात देखिए। फिर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने जाकर जांच की है कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। कैंप्स जल गए, टेंट जल गई है। 1 घंटे के अंदर आग को बुझाया गया। फायर फाइटर्स वहां मौजूद है। देखिए बताया जा रहा है गैस चूल्हा रखा हुआ है, खाना बन रहा था, सिलेंडर में धमाका हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी है। और आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी और ऊर्जा मंत्री। सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए।
सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तात्कालिक रूप से आग को बुझाया गया। माल के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित है। 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर फाइटर्स स्थल पे पहुँच गए थे। चूँकि कुछ टेंट में पुआल बिछा हुआ था, पुआल लगा हुआ था। टेंट की जो दीवारें होती हैं, जो छतें होती हैं, वो सॉफ्ट मटेरियल की होती हैं। आप देख सकते हैं कि वही सिर्फ जला है। जानहानि तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ा नुकसान भी कोई प्रॉपर्टी का या बॉडी का नहीं हुआ है। कुछ घायलों की शिनाख्त की गई है। महाकुंभ में आग लगी और ऐसा लगा जैसे कुछ लोग शायद इंतजार में थे क्या कि ऐसा कुछ हो और फौरन निशाना साधा जाए, और वही हुआ। महाकुंभ में आग लगते ही सियासतदान हमलावर हो गए, योगी पर सवाल उठाने लगे जो पहले दिन से सवाल उठा रहे। अखिलेश यादव ने कहा महाकुंभ मेले में लगी आग का गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, आगे ऐसी दुर्घटना ना हो इसे सुनिश्चित भी किया जाए। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, उसमें लिखा था मेला क्षेत्र प्रबंधन का जो ढिंडोरा सीएम योगी पीट रहे थे और सबको आमंत्रित कर रहे थे, क्या ये वही व्यवस्था है जो आज दिखाई दी? सच्चाई यह है कि सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ भगवान राम के भरोसे है। राकेश त्रिपाठी ने कहा, बीजेपी नेता हैं, अखिलेश कुंभ को बदनाम करना बंद करें। आखिरकार अखिलेश यादव को कुंभ से इतनी समस्या क्यों है? रात के अंधेरे में हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले अखिलेश महाकुंभ में क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा महाकुंभ में धरातल पर सही काम नहीं हुआ है, केवल दिखावा और मार्केटिंग की गई है, इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। और योगी के जाने का मतलब नीचे पूरा प्रशासन ठप है, विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है। हरीश श्रीवास्तव ने कहा, बीजेपी नेता हैं, सीएम संवेदनशील हैं, मौके पर गए और पूरी जानकारी ली उन्होंने, विपक्षी दल सिर्फ सतही राजनीति में उलझे हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सियासतदान इसी ताक में थे जिस महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं उसमें कोई इस तरह की अव्यवस्था हो। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये आग उस समय वहां लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था करी है उसकी आज महाकुंभ मेले में पोल खुल गई है। कुंभ को लेकर के आप बार बार जब अपमानजनक बातें कह करके लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं तो बेहतर है स्वयं एक बार कुंभ जाइए ना। 2013 में अपने शासनकाल में याद करिए उस कुंभ को जिसमें भगदड़ हुई थी, जिसमें आजम खान को आपने प्रभारी बनाया था। अपने कार्यकाल को याद करिए और आज बदनाम करने का प्रयास मत करिए। कोई आग बुझाएगी नहीं। मुझे लगता है कि वो व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि योगी जी को, मुख्यमंत्री को जब जाना पड़ रहा है तो अपने आप में यही बड़ी घटना की योगी, मतलब इसका मतलब नीचे का पूरा प्रशासन फेल है। योगी के जाने का मतलब यही हुआ ना। ये दर्दनाक जो हादसा हुआ है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक नागरिक बहुत दुखी है। हम राज्य सरकार से कहेंगे कि युद्ध स्तर पर जो भी श्रद्धालु आए हैं उनकी जो है मदद करी जाए। तो आइए, बात महाकुंभ की हो रही है तो आज योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई विदेशियों से जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को ही शिव तांडव सुनाने लगे। सोचिए, गोरक्षनाथ के महंत के सामने विदेशी शिव तांडव सुना रहे हैं। सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ धैर्य से सुन रहे हैं। जनकताः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पद्मपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित्तिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगल स्फुरत्तनामणि प्रभाकरं कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदन्त सिन्दूर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। ओम नमः शिवाय। जनक
कथाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पद्म पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदीप चित्तिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जदा भुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्तनामनि प्रभाकरम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधो मुखे मदन्त सिन्दूर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, वो भी सुनकर बहुत खुश थे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ फिर महाकुंभ पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मोरारी बापू के कैंप में गए, उनसे मिले, दूसरे साधु सन्यासियों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आइए अब आपको दिखाऊं, योगी आदित्यनाथ से मिलने जो विदेशी पहुंचे थे, ये कौन है, कहां से आए हैं ये लोग, देखिए जरा। दरअसल ये हैं वो विदेशी महिलाएं। महाकुंभ में दुनिया भर से विदेशी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और इटली से भी महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल प्रयागराज आया। ये सब इटली से, इटालियन है। महाकुंभ में स्नान के बाद ये प्रतिनिधि मंडल योगी आदित्यनाथ से मिला। इसी दौरान इन्होंने सीएम योगी के सामने शिव तांडव सुनाया और इसके साथ ही योगी के कार्यालय में रामायण का पाठ भी किया। विदेशी महिलाओं की आस्था देखकर योगी बहुत खुश दिखे। महाकुंभ आयोजन पर प्रतिनिधिमंडल ने योगी की तारीफ की। प्रतिनिधिमंडल की महिलाएं इटली में ध्यान योग सेंटर चलाती हैं ये, और महाकुंभ में अब तक दुनिया से 7,000 से अधिक संस्थाएं आई हुई हैं, जबकि अभी करीब 1 करोड़ लोग प्रयागराज में मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने श्री राम का भी एक भजन सुनाया। योगी आदित्यनाथ के सामने गाना प्रस्तुत किया। ये देख रहे हैं आप, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और इटली से जो प्रतिनिधि आया है वो उन्हें ये सुना रहा है। ओ वीर परी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ की गर्दन में सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए, संग में भेजे लक्ष्मण राम। सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए तारका मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, ऋषियों की रुकनार तेरा। सिया राम जय जय श्री राम। तो आप चौपाई सुन रहे थे रामचरितमानस की। योगी आदित्यनाथ खुद भी सुनने के बाद प्रसन्न हो गए। अब आपको सुनवाता हूं, योगी आदित्यनाथ ने जब शिव तांडव और ये सुना, उसके बाद क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। पास यूरोप से जुड़े हुए कुछ पर्यटक आए। प्रयागराज की महिमा का गान किस भाव के साथ कर रहे, श्रद्धा का भाव था। देखिए, वे हिंदी नहीं जानते, संस्कृत नहीं जानते, लेकिन हिंदी की चौपाई को, हिंदी की यानी संस्कृत के मंत्रों को, अवधि की चौपाइयों को और सनातन धर्म से जुड़े हुए स्त्रोत और मंत्रों को किस लय के साथ सस्वर वे लोग गा रहे थे, और माँ गंगा और यहाँ के धामों के बारे में कितनी श्रद्धा का भाव उनके अंदर देखने को मिल रहा था। यह विभूत करने वाला है, और यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा यह देश। और आइए अब आपको दिखाता हूं, एक मुख्यमंत्री आज महाकुंभ में पहुंचे थे स्नान करने के लिए संगम में।
इन्हें पहचान रहे हैं आप, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल हैं जो प्रयागराज पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। और इस बीच कुछ और साधु संत बहुत सुर्खियों में हैं। एक साधु एंग्री यंग मैन की तरह आजकल गुस्से में है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, चिमटा बाबा के नाम से मशहूर है। चिमटा बाबा को फिर गुस्सा आ गया, सुनिए, देखिए। आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी बदनाम कर दिया हमको, हम कर दिया नीचवाल ने, ये नीचवाल बदनाम कर चुका है संत को। ये लोकल लोग को भगाओ यहाँ से, ये लोकल कहाँ से आ गए हैं, ये माधव टप से समझते ही नहीं, समझते ही नहीं, समझते ही नहीं। मिलेंगे अगली वीडियो में से और वायरल बाबा से। आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं और जो ये देख पाएंगे आप लगातार महाराज जी है जी बदनाम कर दिया हमको, हम कर दिया नीचवाल ने, ये नीचवाल बदनाम कर चुका है संत को। ये लोकल लोग को भगाओ यहाँ से, ये लोकल कहाँ से आ गए हैं, ये माधव टप से समझते ही नहीं, समझते ही नहीं, समझते ही नहीं। तो ये चिमटा बाबा बहुत मशहूर हो गए। इनके एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले भी कुछ लोग इन्हें जा रहे हैं परेशान करने के लिए या तस्वीरें खींचने के लिए। तो कहते हैं चलो काफी बातें करेगा सारा, इसी में कर में तुम्हें देख रहा था। हाँ साला दिख रहा संतों को बातें गलत बोलने का मार तो चिमटा। महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हैं चलो आइए अब इनके बारे में आपको बताऊं ये चिमटा बाबा कौन है और इन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा। महाकुंभ में चिमटा वाले बाबा को फिर गुस्सा आ गया। बाबा ने यूट्यूबर को सरेआम पीट दिया। यूट्यूबर बाबा से मिलने उनके पंडाल में गया। चिमटा वाले बाबा के मना करने पर भी वीडियो बनाता रहा। बाबा ने धीरे से चाटा मारकर पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन यूट्यूबर नहीं माना तो जोर से थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि इन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया है। इससे पहले बाबा एक यूट्यूबर को चिमटे से पहले पीट चुके। दरअसल चिमटा बाबा के नाम से मशहूर हठयोगी महाकाल गिरी हैं ये और मध्य प्रदेश से महाकुंभ में आकर धुनी रमा रहे हैं। पिछले 9 साल से बाबा ने अपना बायां हाथ खड़ा रखा हुआ है। बाएं हाथ को धर्म की ध्वजा कहकर हमेशा ऊपर रखते हैं। बाबा ने गौरक्षा और धर्म रक्षा का आजीवन संकल्प लिया है। 9 साल से न एक हाथ नीचे किया है और न नाखून काटे अपनी कठोर साधना और संकल्प को लेकर बाबा सुर्खियों में है। उनके साथ वीडियो बनाने वालों की कतार लग रही है। महाकाल गिरी यानी चिमटा वाले बाबा एकांत चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊटपटांग सवाल करने उनके पास पहुंच जाते हैं। बाबा के बहाने वो वीडियो में लोकप्रियता चाहते हैं। बाबा को ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गए और कभी थप्पड़ तो कभी चिमटे से चेतावनी दे दी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चिमटे वाले बाबा क्या कह रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया बाबा खूब चिमटा चला रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये जानना चाहूंगी, आपने हाथ 9 सालों से इसी तरीके से ऊपर रखा हुआ है, लेकिन बहुत शक्ति चाहिए। 9 साल इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? भजन में शक्ति, ऊर्जा में शक्ति, खान पीन में कुछ नहीं, सब भजन में होते। सारा सबकी बच के रहे नहीं कि कोई कर ले कोई त्याग दे। जो गुरु की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही कर पाएगा। सबकी बच की गुरु कृपा सबको पूरा होती नहीं। तो चिमटा बाबा को आप आपने देख लिया, लेकिन महाकुंभ में और भी बहुत से चेहरे हैं जो सुर्खियों में हैं। ये 2 चेहरे हैं, एक मोनालिसा और दूसरी हर्षा, जो साध्वी के नाम से मशहूर हुई। लेकिन दोनों चेहरे महाकुंभ में मशहूर होने के बाद ऐसे विवादों में आए और परेशानियों में आए कि दोनों महाकुंभ से गायब हो गए। आइए दोनों के बारे में आपको बताऊं। मोनालिसा कौन है, पहली बार शायद इस प्रोग्राम में मैं बताने जा रहा हूं। मोनालिसा भी बहुत सुर्खियों में है और इतनी सुर्खियों में आई कि उन्हें महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ गया। ये आप देख रहे हैं मोनालिसा को। मोनालिसा मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है। इंदौर से पिता के साथ आई थी महाकुंभ में माला बेचने के लिए। उनके साथ ही बाकी परिवार भी महाकुंभ में माला बेचता था, लेकिन कुछ ही दिन में उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उनकी सुंदरता की तारीफ करने लगे। तस्वीरें वायरल होने से पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ गई। इसी लोकप्रियता की वजह से लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे।
और हालत यह हो गई कि सेल्फी लेने वालों की मोनालिसा के पास हर वक्त भीड़ लगी रहती, यहां तक कि लोग यहां सेल्फी के लिए लोग पीछे पीछे मोनालिसा के दौड़ने लगे। मोनालिसा पहुंची थी माला बेचने के लिए, कई बार इससे बचने के लिए मोनालिसा को छिपना पड़ता था। मोनालिसा पर यह दावा उनके परिवार की तरफ से किया गया है, इससे महाकुंभ में वो पिता के साथ माला नहीं बेच पा रही थी, लोग इतना परेशान कर रहे थे। आखिर मोनालिसा के पिता ने परेशान होकर मोनालिसा को वापस भेज दिया है। फिलहाल उनका बाकी परिवार अभी महाकुंभ में माला बेचता है। दूसरी है हर्षा, 30 साल की हर्षा रिछारिया उत्तराखंड की रहने वाली है और महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की शिष्या है। 2 साल पहले अपने गुरु से दीक्षा ली थी। पेशवाई में निरंजनी अखाड़े के रथ पर नजर आई। सोशल मीडिया पर उन्हें सुंदर साध्वी भी कहा जाने लगा, लेकिन उनके साथ सेल्फी वीडियो शूट करने वालों की भीड़ लगने लगी। हर्षा लोकप्रिय हुई तो उन पर कुछ लोग सवाल भी उठाने लगे। कुछ संतों ने रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र पहनने पर आपत्ति जता दी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी रथ पर बैठने का विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक वीडियो में हर्षा रोते हुए नजर आई थी। परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अभी साध्वी तो नहीं बनी है, लेकिन मैं धर्म और सनातन संस्कृति को जानने महाकुंभ में आई थी। मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा गया कि पूरे महाकुंभ में रुक सकूं। वो महाकुंभ जो जीवन में एक बार आएगा वो भी मुझसे छीन लिया। मेरे साथ जिन्होंने ये सब किया है उनको पाप जरूर लगेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, दोनों को सुनिए। मोनालिसा जो मध्य प्रदेश चली गई, हर्षा जो महाकुंभ छोड़ चुकी हैं, क्या कहने। आपको कैसा लगता है लोग फोटो खिंचवाते थे? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। सारे दिन भर फोटो ही फोटो खींचते रहते हो भैया। ये और भी लड़कियां हैं, मेरे से बहुत खिंचाते, दिन भर फोटो माला भी नहीं बेचते। रिछारिया और इस वक्त मैं हूँ प्रयागराज की पावन धरा पे, जहाँ पे पूर्ण भव्य महाकुंभ चल रहा है और जहाँ पे हर किसी ने मेरे नाम का एक जोर एक शोर मचा दिया है। लेकिन उसके साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन पूरे महात्मा संत तपस्वियों का जो मेरे पक्ष में मेरे लिए इस वक्त खड़े हुए हैं, जो अपना आशीर्वाद अपना प्यार मेरे साथ बना के रख रहे हैं, जो मेरे हाथ को थाम के रख रहे हैं, जो एक बेटी की तरह एक पिता की तरह मेरी हिफाजत कर रहे हैं। उन सब का धन्यवाद। हर हर महादेव। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर किस तरह से महाकुंभ में हजारों लोग नागा साधु बनने पहुंच गए। जी हां, ये तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई थी नागा साधुओं की। अखाड़ों से जिस दिन अमृत स्नान था उस दिन नागा साधु निकल कर आए थे और स्नान करने पहुंचे थे और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नागा साधु थे। लोग जानना इनके बारे में चाह रहे थे। लेकिन अब खबर यह है, अगली तस्वीर देखिए जरा, हजारों लोग पहुंच गए नागा साधु बनने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं लोगों को, ये सब नागा साधु बनने पहुंचे हैं। इतना क्रेज है, इतना ज्यादा लोगों का लगाव और जुड़ाव नागा साधुओं के साथ कि 20 से 25 हजार नागा साधु बन रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, महिलाएं भी पहुंची हैं साध्वी बनने के लिए। यानी न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी सब कुछ त्याग कर नागा साधु बनने के लिए पहुंची हैं। भाई अब आपको बताऊं कि आखिर क्या तरीका है, कैसे कोई आम इंसान नागा बन सकता है। महाकुंभ में एक साथ 20 से 25 हजार नागा साधु बन रहे हैं। इसमें जूना अखाड़े से लेकर निरंजन अखाड़े के साधु हैं। नागा साधुओं को सनातन धर्म का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन युवा साधकों के नागा साधु बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। संगम घाट पर साधकों ने 7 पीढ़ियों का पहले पिंडदान किया, फिर गंगा में 108 डुबकी लगाकर संकल्प लिया है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र होती है 17 से 19 साल। नागा बनने के 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। महापुरुष नागा बनने का शुरुआती कदम है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देना होता है। अखाड़ा साधक को पहले नागा बनाने से मना कर देता है। साधक नहीं मानता तो उसके घर जाकर पूरी पड़ताल करता है। घर वाले मान जाते हैं तब रिकॉर्ड देखकर अखाड़े में लेते हैं और अखाड़े में करीब 6 महीने तक परख अवधि होती है उनकी, इसमें जिन्हें घर परिवार की याद आती है वो लौट जाते हैं। जो सन्यासी के लिए तैयार होते हैं वो महापुरुष कहलाते हैं।
उनके गुरु उनकी चोटी को काटकर इसका ऐलान करते हैं। नागा साधु बनने की दूसरी स्टेज अवधूत की है। इसमें साधक परिवार और पीढ़ियों का पिंडदान करता है। वो खुद का भी पिंडदान कर मोह का त्याग कर देता है। पिंडदान के बाद धर्म ध्वजा के नीचे युवा साधक घंटों बैठते हैं। ठंड हो या फिर गर्मी, बिना खाए पिए रहने का अभ्यास कराया जाता है। फिर वो अपने गुरु यानी महामंडलेश्वर का इंतजार करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे गुरु मंत्र और दीक्षा मिलती है। ये तो नागा साधु बनने की साधना का अगला कदम भर है। अगले 10 से 12 दिन तक ऐसी कड़ी साधना चलती रहती है। मौनी अमावस्या के दिन फिर इन्हें नागा साधु बनाया जाता है। ये तीसरी और नागा साधु बनने का आखिरी और कठिन चरण है। साधक कुंभ स्नान से पहले 24 घंटे व्रत रखता है। उसके जन्नांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है और मोह से परे हो जाता है। इसके बाद सभी साधक शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो लोग पहुंचे वाकई नागा साधु बनने के लिए वो क्या कह रहे हैं। इनका आज नया जन्म हो रहा है। नया जन्म उनके कारण इन सबको लेके यहाँ पर बिठाया गया है। देखिए इनको भोजन वगैरह कुछ कराया नहीं जा रहा है। इनको अभी क्या है कि सुबह दिन भर इनको लेके गया, गंगा के तट में जाप कराया गया, हवन कराया जाएगा। 16 पीढ़ियों के पिंडदान करवा के इच्छा ग्रहण दिया जा रहा है। प्राचीन समय से ही शपथ ग्रहण होता है, उसी प्रकार से आज इनका क्या हो रहा है, शपथ ग्रहण हो रहा है। आज सारा पूर्वज और खुद का पिंडदान करके आज से शुरू हो रहा है उसका संन्यास जीवन। पिंडदान देकर गंगा किनारे हम लोग आए हैं। मुझे तकलीफ नहीं देती है संन्यास की राह में। नहीं, ये परम सुख है। ये भगवान को पाने का रास्ता है, उससे सहज रास्ता और कुछ भी नहीं है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान का हमलावर पकड़ लिया गया है। सैफ का हमलावर अब राज खोलेगा। तस्वीर में आपको दिखाऊं, सैफ अस्पताल में भर्ती है अभी भी, लेकिन हमलावर को पुलिस ने पकड़ा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये हमलावर जिसे आप देख रहे हैं, इसके ढेरों नाम है, शहजाद और इसका नाम बिजॉय दास, इसके 10 नाम है। ये कौन है, पुलिस अब इसकी तफ्तीश कर रही है। ये हमलावर है कौन, इसका नाम क्या है असली, कहां का रहने वाला है। तस्वीर देखिए, इसको पकड़ा कहां से गया। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी जंगल से पुलिस ने इस हमलावर को पकड़ा। इस घने जंगल में जाकर ये छिपा हुआ था जिससे पुलिस इस तक ना पहुंचने पाए। लेकिन पुलिस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं था कि उस शख्स को कैसे ढूंढा जाए जो भेष बदल रहा है, नाम बदल रहा है, फोन बदल रहा है और जंगल में है। उसके बाद देखिए, पकड़ने के बाद पुलिस ने आज इसे कोर्ट में पेश किया। शरीफुल नाम भी इसका है, शहजाद नाम भी इसका है। ये आप देख रहे हैं, पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई। सैफ अली खान के हमलावर के पीछे पुलिस की 35 टीमें लगी हुई थी। सैफ पर जानलेवा अटैक के 72 घंटे हो चुके थे। हमलावर की कई सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी थी, लेकिन सैफ पर चाकू से 6 वार करने वाले की लोकेशन लगातार बदल रही थी। हमलावर ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और बिल पेमेंट किया। इसके बाद हमलावर पुलिस के रडार पर आ गया। रात के 12 बजे क्राइम ब्रांच की टीम शातिर को पकड़ने थाने पहुंची। पुलिस की आवाजाही देख शातिर जंगल में झाड़ियों के बीच छिप गया। आरोपी चादर डाल के यहाँ पर लेटा हुआ था। उसके बाद मुंबई पुलिस आरोपी तक पहुंची इस घने जंगलों में और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना नाम बदलकर विजय दास बताया है। आरोपी पुलिस की 5 दिन की कस्टडी में है और अब वो हमले का हर राज खोलेगा। बांग्लादेश से भारत आने से लेकर सैफ पर हमला करने तक का सारा सच सामने आएगा। और आइए अब आपको बताऊं कैसे इसे गिरफ्तार किया गया। कितना मुश्किल काम था पुलिस के लिए, समंदर में सुई खोजने जैसा पुलिस के लिए हो रहा था। 35 टीमें बनाई थी, हर वक्त पुलिस की हर जगह नजर थी। ये जितने मॉनिटर्स आप देख रहे हैं, सैफ पर हमले के 72 घंटे बाद हमलावर गिरफ्तार हुआ। लेकिन हुआ कैसे? 35 टीमें इस आरोपी को तलाश रही थी। ये अलग अलग वेश में अलग अलग जगह घूम रहा था। 15 शहरों में मुंबई पुलिस ने आरोपी को सर्च किया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पहले दिन ही दिख गया, लेकिन मुंबई पुलिस को इसका सुराग नहीं मिल पा रहा था कि आखिर है कहां ये।
100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को स्कैन किया गया। सैफ पर हमले के बाद आरोपी बांद्रा स्टेशन में नजर आया। बांद्रा से आरोपी दादर स्टेशन पर पहुंच गया। यहां हमलावर ने एक ईयरफोन भी खरीदा। दादर से सैफ का हमलावर वर्ली पहुंच गया। एक रेस्टोरेंट से उसने नाश्ता किया। यहां पर पहले भी यह काम कर चुका है। बताया जाता है गूगल पे की वजह से पुलिस को अहम सुराग मिला, क्योंकि रेस्टोरेंट में उसने गूगल पे से पैसा दिया। यह सुराग मुंबई पुलिस के लिए बहुत अहम सुराग बन गया था। हमलावर को फोन नंबर पुलिस के पास अब तक नहीं था, लेकिन जैसे ही गूगल पे से उसने पेमेंट किया तो पुलिस के पास उसका नंबर पहुंच गया। पुलिस ने इस मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद पता चला कि वो वर्ली से फिर दादर स्टेशन पहुंच गया। वो दरअसल क्या कर रहा था, हर कुछ दूर जाने के बाद फोन बंद कर दे रहा था, फिर दूसरी जगह खोल रहा था, इसलिए लोकेशन में जंप आ रहा था। वहां उसने ठाणे की ट्रेन पकड़ी। पहुंचने के बाद मुंबई पुलिस मोबाइल लोकेशन के अनुसार ठाणे पहुंच गई। इसके बाद हीरानंदानी एस्टेट में कंस्ट्रक्शन साइट पर होने की खबर मिली कि यह वहां मौजूद है। रात 12 बजे के करीब पुलिस को इसकी लोकेशन मिली यहां, जिसके बाद डीसीपी नवनाथ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन इस टीम के साथ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद थी। आरोपी को पुलिस के आने की सूचना मिल गई थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही यह हमलावर झाड़ियों में भागकर छिप गया। जंगल के अंदर झाड़ियों में छिपने की वजह से खोजने में पुलिस को दिक्कत आ रही थी। ऐसे में टावर और मोबाइल सर्च, मोबाइल टावर तक का सहारा लेना पड़ा, यानी मोबाइल टावर के जरिए पता करना इस मोबाइल की लोकेशन कहां है, क्योंकि आरोपी जंगल में था। आरोपी को चारों तरफ से झाड़ियों में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने घेर लिया। उन्हें पता चल गया था कि इसकी सटीक लोकेशन मोबाइल टावर के जरिए कहां पर है, जिसके बाद कटीली झाड़ियों में से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की टीम में लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे। 50 से 60 संख्या में पुलिस जवान मौके पर पहुंचे थे। सबके मोबाइल फोन कुछ देर के लिए जब्त कर लिए गए ताकि आरोपी का मोबाइल फोन ट्रैक किया जा सके, उस मोबाइल टावर में किसी और का लोकेशन ना आए, इसलिए सबके मोबाइल रखवा लिए गए। आरोपी ने जंगल में 3 से 4 बार अपनी जगह बदली और आखिरकार सैफ का हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यह था पुलिस की सटीक प्लानिंग का नतीजा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही पुलिस। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब आइए आपको दिखाता हूं आरोपी कैसे बार बार कपड़े बदल रहा था, जिससे उसकी पहचान ना होने पाए, जिससे पुलिस को चकमा दे पाए। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 अलग अलग तस्वीरें, और यही तस्वीरें पुलिस के पास थी। पहला आप देख रहे हैं जिसमें सैफ अली खान के घर चढ़ रहा है, मुंह ढका हुआ है बिना जूते के। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें सैफ अली खान के घर से उतर रहा है जूते पहने हुए। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं स्टेशन के पास, जिसमें उसने कमीज बदल ली और नीले रंग की कमीज पहन ली। उसके बाद जब वो स्टेशन पहुंचा, लोकल स्टेशन, तो वहां खड़े होकर उसने, चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं, उसने हेडफोन खरीदा है। लेकिन पुलिस के सामने अब तक उसने क्या क्या राज उगले हैं, पुलिस के सामने जो सच बताया है वो हिला के रख देगा आपको कि यह शख्स है कौन। सैफ का हमलावर दरअसल बांग्लादेशी नागरिक निकला है। आरोपी का नाम है शरीफुल इस्लाम शहजाद। पुलिस ने इसकी उम्र करीब 30 साल बताई है और बांग्लादेश के झालो कोठी जिले का मूल निवासी है। ये इसके भारतीय होने का कोई कागज नहीं मिला है पुलिस को। शरीफुल इस्लाम नाम बदल कर यहां रह रहा था भारत में। उसने पुलिस को अपने अलग अलग कई नाम बता दिए। उसका कहना उसका नाम बिजॉय दास है, बिजॉय दास के नाम पर रह रहा था यहां। सैफ का हमलावर 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया है। कुछ दिन रहने के बाद यह मुंबई के बाहर जाकर रहने लगा। 15 दिन पहले ही आरोपी मुंबई लौटा था। मुंबई में एक बार हाउसकीपिंग का काम भी कर चुका है ये। उसके बाद मुंबई से दूसरी जगह चला गया। पुलिस के मुताबिक भारत में घुसने के बाद इसने अपना नाम बदल लिया। पूछताछ के दौरान वो लगातार अपना नाम बदल रहा है।
कभी वो अपना नाम बिजोय दास बताता है तो कभी विजय दास बताता है, कभी मोहम्मद इलियास तो कभी मोहम्मद सज्जाद बताता है, कभी बीजे तो कभी मोहम्मद आलियान बताता है। इस बस्ती के मजदूरों को इसने अपना नाम बिजोय दास बताया था। उन लोगों को बताया था कि वो बंगाली है। 5-6 महीने में इसने कई तरह के मजदूरी के काम किए हैं। 16 जनवरी को सैफ के घर सीढ़ियों से उतरने वाला यही शरीफुल है। मुंबई पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से ही सैफ के घर में गया था। ये सुनिए जरा, उससे पहले आपको दिखाता हूं, तस्वीरें देखिए जरा। पुलिस ने उसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उनके सैफ के परिवार की तस्वीर, जो हॉस्पिटल पहुंचे हैं सैफ को देखने के लिए, करीना कपूर और शर्मिला टैगोर। अगली तस्वीर देखिए, पुलिस ने शरीफुल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने शरीफुल की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है शरीफुल की। देखिए कोर्ट में आज क्या हुआ। जब इसे कटघरे में खड़ा किया पुलिस ने, सैफ के हमले के आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने सबसे पहले इसे कहा अपना चेहरा दिखाओ। कोर्ट ने इसके बाद आरोपी का नाम पूछा। आरोपी ने अपना नाम कोर्ट को बताया। कोर्ट ने पूछा पुलिस के खिलाफ उसकी कोई शिकायत है? इस पर आरोपी ने कहा नहीं। अब देखिए, पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है। सैफ पर हमले में इस्तेमाल चाकू के 3 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े पुलिस ने बरामद कर लिए, लेकिन तीसरे टुकड़े की तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी ने जो कपड़ा पहना उस दिन घटना के समय पहना था, उस कपड़े को इसने छिपा दिया है कहीं। उस कपड़े को भी बरामद करना है। वो गुप्त रास्ते से बांग्लादेश से भारत आया था। उसे यहां किसने मदद की और कौन सहारा दे रहा था उसे, इस पूरे मामले की जांच भी करनी है। हम हमले का मकसद आरोपी से जानना चाहते हैं। आरोपी को पता था कि घर सैफ अली खान का है, फिर भी उसने सैफ पर हमला कर दिया। हमारा मानना है कि इसके पीछे सिर्फ चोरी का इरादा नहीं है। मुंबई पुलिस ने 14 दिन की कस्टडी की मांग की थी। हमलावर के वकील ने अपनी दलील कोर्ट में रखी, पुलिस के लगाए आरोपों को गलत बताया। वकील ने दावा किया कि उसके पास सभी वैध दस्तावेज हैं। पीड़ित सेलिब्रिटी है, इस वजह से मामले को तूल दिया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। सुनिए जरा दोनों पक्षों के वकील क्या कह रहे हैं, आरोपी के वकील क्या कह रहे हैं और सरकारी वकील क्या कह रहे हैं। एलिगेशन जो बताए गए इंटरनेशनल, देयर इज नो सच इंटरनेशनल एलिगेशन और नो सच प्रूफ। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोई ऐसा प्रूफ नहीं बताया है कि उसमें पता चले कि इंटरनेशनल इश्यूज है। अभी वो बांग्लादेशी है ओरिजिन, ये नहीं है, वो अभी तक कंफर्म ये नहीं है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, कोई इंटरनेशनल इशू नहीं है और कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। और उनमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक क्वेश्चन आता है कि अगर सैफ अली खान कोई एक नॉर्मल आदमी तो नहीं है जो उनके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं होगा, अचानक कोई आदमी अचानक कैसे घुस गया, कैसे वो गया, which other relative of the accused are not coming forward because of the pressure. भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने, वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए कि इसके लिए इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता। लेकिन पुलिस ने बताया कि बहुत ही सीरियस मैटर है इसमें, और कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन लिया कि उसमें 109 भी ऐड हो सकता है क्योंकि वो इसमें इंजरी ज़्यादा है। और इसके अगेंस्ट में हमने डिफेंस किया है कि जो 109 है वो नहीं लगता है। और नोटिस के लिए भी हमने बताया, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया कि 10 साल तक अगर पनिशमेंट रहेगा तो नोटिस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे ही ये खबर पता चली कि ये आरोपी बांग्लादेश से आया था, सैफ अली खान के घर में घुस गया था, उसके बाद महाराष्ट्र में इस तरह के लोगों की छानबीन शुरू हुई। ये ठाणे का लेबर कैंप है, पुलिस लेबर कैंप पहुंची है, लेबर कैंप में लोगों को तलाश किया है, संदिग्धों से पूछताछ की है, पुलिस ने कई दर्जन लोगों से पूछताछ की है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सवाल उठने लगे हैं कि कैसे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर मुंबई में एक बड़े सुपरस्टार के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर सकता है। सैफ के हमलावर शरीफुल ने अपना नाम बदल लिया था और नाम बदलकर मुंबई और उसके आसपास रह रहा था। ये आरोपी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करने के लिए आया था। शुरुआत में उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था, जिस वजह से उसे तुरंत वहां काम नहीं मिल पाया। दावा यह कि इसके बाद उसने नाम बिजोय दास रखा है। साथ ही मजदूरों को उसने खुद को बंगाली बताया और पुलिस को शक है कि यह बांग्लादेशी है।
आरोपी अवैध रूप से भारत में रह रहा था और उसके पास वैध भारतीय दस्तावेज नहीं है। सैफ के आरोपी के बांग्लादेशी होने पर सियासत तेज है। देखिए, बीरेन सचदेवा कह रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश के लिए खतरा है। केजरीवाल क्यों बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बचा रहे हैं? किरीट सोमैया ने कहा सैफ पर हमला करने वाला बांग्लादेशी निकला, एक एक बांग्लादेशी को वापस भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। संजय निरुपम ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, यह सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब समय आ गया है कि पूरे देश से बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा हमारी सीमाओं को इतना सुरक्षित बना दिया है, ये बांग्लादेशी न केवल अवैध रूप से प्रवेश करते हैं बल्कि शहर में अपराधों में भी शामिल होते हैं। उन्हें सीमा पार कराने में कौन मदद कर रहा है? तो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर सियासतदान अपने अपने हिसाब से बयान देते हैं। सुनिए सियासतदानों। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है, और वो जो पकड़ा गया वो भी अवैध बांग्लादेशी है। अब जिन बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको 10,000 रुपये महीना उनके विधायक देने का काम करते हैं, उनके नकली आधार कार्ड, उनके नकली वोट बनाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये तुम्हारा रिश्तेदार है जो पकड़ा गया वहाँ से। ये चिंता की बात तो है कि बहुत सारे बांग्लादेशी बंगाल की सरकार के द्वारा घुसेड़े जा रहे हैं भारत की सीमा के अंदर, और हिंदू नाम से उनका आधार कार्ड बना रहे हैं, और यहाँ आकर वो लोग क्राइम कर रहे हैं। यहाँ आकर लोग, वो आपने देख ही लिया, अभी सैफ अली के घर पे जो मिला वो भी बांग्लादेशी था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और अब बात अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की हत्या की साजिश, ये दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। तस्वीर आप देख रहे हैं, केजरीवाल, दरअसल आपको नजर आ रहा है केजरीवाल पर ये कल अटैक हुआ था, हमला हुआ था, ये उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। केजरीवाल की गाड़ी पर आज आतिशी सामने आई, अगली तस्वीर देखिए जरा। आतिशी सामने आई एक तस्वीर लेकर, और उन्होंने दावा किया कि ये जो तस्वीर है, ये उनके साथ जो शख्स खड़ा हुआ है, इसी शख्स ने दरअसल हमला किया अरविंद केजरीवाल पर। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसे। केस लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया। अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। इस शख्स का नाम है शैंकी। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को, अगली तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद प्रवेश वर्मा सामने आए और उन्होंने दावा किया है कि वो लिख कर दे रहे हैं, वो लिख कर दे रहे हैं कि केजरीवाल हारने वाले हैं चुनाव। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं, ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं, ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा। आइए बताऊं आपको कि आखिर दावा क्या दोनों पक्षों की तरफ से किया जा रहा है। आतिशी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा बीजेपी के गुंडे हमले कर रहे हैं। नई दिल्ली में केजरीवाल पर हमला किया गया। तीनों हमलावर गुंडे बीजेपी से सीधे जुड़े हैं। तीनों हार्डकोर क्रिमिनल हैं जो केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। तीनों पर चोरी, डकैती, हत्या की कोशिश के केस हैं। तीनों का संबंध बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से। चुनाव में हार की आशंका से बीजेपी बौखला गई है, इसलिए केजरीवाल की जान लेने पर उतारू है। आतिशी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा ने मोर्चा संभाला। वर्मा ने कहा नई दिल्ली ने फैसला सुना दिया है, केजरीवाल इस चुनाव में 20,000 से हार रहे हैं। केजरीवाल दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर रहेंगे। 11 साल सीएम रहने के बावजूद घर घर जाना पड़ रहा है उन्हें। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो उन पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। वो केजरीवाल 50-50 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। केजरीवाल के साथ करीब 400 सुरक्षाकर्मी होते हैं। इनमें 350 सुरक्षाकर्मी पंजाब से आए थे जिनके पास AK-47 और दूसरे हथियार हैं। दरअसल केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं। दिल्ली के लोग अब उन्हें जान चुके हैं। हार के डर से वो बौखलाए हुए हैं।
आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में केजरीवाल खुद क्या कह रहे हैं और प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। इस तरह की हिंसा दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। वो इसी तरह से वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। एक एक घर में हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं, कोई भी अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देने वाला है और वो यहां से तीसरे नंबर पर आएगा। वो यहां पर फाइट में भी नहीं है, तीसरे नंबर पर आएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, लालू को पार्टी टूटने का डर है, इसलिए लालू ने सुपुत्र को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि परिवार में ही लड़ाई ना हो। इसलिए लालू ने क्या किया है ये आपको बताऊं। लालू यादव ने एक बड़ी चाल चली है, मैं कहूंगा। एक लालू यादव ने तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आरजेडी में जबरदस्त हलचल चल रही है इस वक्त। लालू प्रसाद ने बड़ा फैसला लिया है और लालू ने तेजस्वी को नंबर 2 बना दिया है। लालू ने तेजस्वी को कई अधिकार दे दिए हैं। लालू प्रसाद के बाद सभी बड़े फैसले तेजस्वी लेंगे। पार्टी का नाम बदलने पर फैसला तेजस्वी कर सकते हैं, पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह पर भी फैसला तेजस्वी ले सकते हैं, चुनाव में उम्मीदवारों को सिंबल देने का पावर भी उनके पास होगा। लालू यादव के बाद ऐसे फैसले केवल तेजस्वी यादव ही करेंगे। यह तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि परिवार में फूट ना होने पाए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, आज एक तस्वीर सामने आई छत्तीसगढ़ में। देखिए एक भालू एक आदमी के ऊपर चढ़ गया, ये देखिए। मत भागो, मत भागो, भागो मत, भागो मत। तो छत्तीसगढ़ से हिला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से खबरों को रिकॉर्ड और समराइज करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में जंगली भालू के हमले से दहशत का माहौल है और यह भालू जंगल में वन कर्मियों और गांव के लोगों पर हमला करता दिख रहा है। वहां मौजूद लोगों ने भालू के हमले का लाइव वीडियो मोबाइल में कैद किया और लाइव वीडियो में वन कर्मी और ग्रामीण भालू को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भाग नहीं रहा है। तो आप देख रहे थे सरल अंदाज में सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसको घर पे लगाओगे तो